Good morning, everyone. In the last class, we did inflation, Phillips curve, and we did few question related with that. Okay. So this class will start like we will have some revisions. मैं क्विक रिविजन्स करा रही हूँ क्योंकि सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट खत्म है, बट आई एम स्टार्टिंग विद दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका रीजन ये है कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हमने ये टॉपिक किया है कि नहीं किया है, बट आई थिंक वी डिड इट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए अकाउंट जहां पे दो पेमेंट इज ए अकाउंट जिसकी दो साइड्स हैं, क्रेडिट डेबिट। द क्रेडिट, इसके क्रेडिट जो भी चीज हमारी ऐड होती है इकोनॉमी में, डेबिट जो भी चीज हमारी डिडक्ट होती है इकोनॉमी से। मींस जो भी चीज एक तरह से जो पैसा हमें आ रहा है वो क्रेडिट है, जो पैसा हमारा जा रहा है वो डेबिट है। ये है कौन सा अकाउंट है? ये एक कंट्री का, होम कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अकाउंट है। जैसे एग्जांपल से इंडिया का अकाउंट किसके साथ है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर में वी आर हैविंग करंट अकाउंट, we are having capital account. We are having two accounts. वैसे कई जगह तीन अकाउंट भी बोले जाते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। तो कुछ जगह पे ये ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के साथ ही डील होता है। करंट अकाउंट डील्स विद द इंपोर्ट्स visible of goods and services. एक और टर्म होती है हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो अक्सर इसका डिफरेंस पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड इज एक्सपोर्ट एंड imports of only visible goods. गुड्स मीन सिर्फ गुड्स, सर्विसेज नहीं यहाँ पे इंक्लूड होती। ठीक है, द बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी फेवरेबल। फेवरेबल मतलब एक्सपोर्ट्स ज्यादा है इंपोर्ट से, उस टाइम पे बैलेंस ऑफ ट्रेड की जो वैल्यू है वो क्या होती है? पॉजिटिव। फेवरेबल जब एक्सपोर्ट्स कम है इंपोर्ट से, इस टाइम पे बैलेंस ऑफ ट्रेड की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव। बैलेंस्ड, बैलेंस्ड कब होता है? जब आर जस्ट इक्वल्स टू इंपोर्ट, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड की वैल्यू क्या हो गई हमारी? जीरो। ठीक है, सो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मच वाइडर टर्म देन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि उसमें एक गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्लूड की जाती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स हैं, विजिबल गुड्स। इसमें विजिबल गुड्स एंड इनविजिबल गुड्स भी इंक्लूड है। ठीक है, देन कोई
कैपिटल अकाउंट ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दिस इज अ फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है, वो फाइनेंशियल अकाउंट है। में फाइनेंशियल में अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है कि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनी फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि हमने कहीं से लोन लिया है, या हमें कोई फॉरेन से एड आई है, या फिर हमने इंटरेस्ट पेमेंट्स करी हैं, या फिर कोई भी एनी गवर्नमेंट ट्रांसफर्स टू द फॉरेन कंट्री एंड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, गिफ्ट्स हैं, सॉरी एनी गवर्नमेंट ट्रांसफर्स ऑल इंक्लूडेड इन दी दिस अकाउंट, जैसे कि एफडीआईज भी इसी में आता है, एफआईआईज भी आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी इसी में आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसी में आती है, ठीक है। सो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, तो वो डेफिसिट आता है हमारा इस करंट अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट उसको बैलेंस करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर करंट अकाउंट का डेफिसिट है 100 करोड़, तो कैपिटल अकाउंट में इतना ही हमें सरप्लस दिखाना पड़ेगा, और वो सरप्लस किस फॉर्म में जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोन ले रहे हैं फॉरेन कंट्री से, या हम इनकरेज कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या कुछ भी, ठीक है। सो अगर ये मेरा सरप्लस है 100 करोड़ से, तो यहाँ पे मेरा उतना ही डेफिसिट होगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो हमेशा क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस होता है, बट इकोनॉमिक सेंस में ये बैलेंस नहीं होता, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बता रही हूँ जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑलवेज बैलेंसेस। अकाउंटिंग सेंस में तो हमेशा बैलेंस होता है, बट इकोनॉमिक सेंस में नहीं होता, क्योंकि करंट अकाउंट जो है बनाया जाता है, क्योंकि डेफिसिट जो है वो करंट अकाउंट से आता है, तो उतना हमें सरप्लस कैपिटल अकाउंट में शो करना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी तो व्हाट आर द मेन कॉजेज हैं, causes why balance of payment is in a deficit and all। तो ये दो मेन क्वेश्चन है, एंड तीसरा मेन क्वेश्चन है कि you can say distinguish between current कैपिटल अकाउंट, कौन कौन सी आइटम किस में इंक्लूड होती हैं, ये आपको इसमें बताना, ठीक है। व्हाट आर द मेथड्स जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बताए। पहला कॉजेज है बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट का, ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं इंपोर्ट से, इसकी वजह से हमारे सॉरी इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट से, इसकी वजह से हमें डेफिसिट है। सो उसकी वजह से जो बेसिकली हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो प्रॉब्लम आई। सेकंड है डिक्लाइनिंग सरप्लस ऑफ इनविजिबल आइटम्स, सर्विसेज का हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, या एक्सटर्नल डेब्ट, प्रीवियस इंटरेस्ट पेमेंट्स, या फिर ऑल दीज रीजंस जो हैं वो कॉज करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक ऑफ योर फोर्थ यूनिट, क्योंकि मैंने अब पीछे से स्टार्ट किया,
4th यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो है एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो अभी मैं एक्सचेंज रेट, आपका यूनिट 4 में 2 टॉपिक है, एक बीओपी है और एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। तो अभी मैं फॉरेन एक्सचेंज, ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंसेस। देखो अकाउंटिंग सेंस में तो हमेशा बैलेंस होगा क्योंकि करंट अकाउंट और डेबिट साइड इज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड होगी, बट अकाउंटिंग सेंस में ये बैलेंस नहीं होता क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट है वो बनता है करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। जो डेफिसिट होता है करंट अकाउंट का उसको हमें उतना ही सरप्लस दिखाना पड़ता है कैपिटल अकाउंट में, सो दैट इट शुड बी बैलेंस। देयर विल बी अ ट्रेड इम्बैलेंसेस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो हमारे कई बार इंपोर्ट्स, हमारे अक्सर इंपोर्ट्स ज्यादा आ रहे हैं एक्सपोर्ट से, तो इस वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस नहीं हुआ। सिर्फ 2 इयर्स हैं जिसमें हमारा सरप्लस आया था करंट अकाउंट में, मींस बाकी रेस्ट ऑफ द इयर्स हमारे हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट ही रहा। ठीक है, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट मैं बच्चे प्लीज रिप्लाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट टॉपिक टू, सेकेंड टॉपिक ऑफ यूनिट 4 इज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, सो यूनिट 4 में आपके 2 टॉपिक्स थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? ये होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, buying and selling of foreign currency. For example, India wants US dollar. ट्रेड पे हम इंडियन जो है वो डॉलर बाय कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज द दिस इज कॉल्ड एज द एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब इंडिया एग्जांपल से समझा रही हूँ तो इसीलिए इंडिया जो है होम कंट्री है, इसने क्या करना है, बाय का वांट टू बाय यूएस डॉलर। ठीक है, अब उसको 1 रुपी देके कितने डॉलर्स मिलेंगे? जो एक्सचेंज रेट प्रेजेंट चल रहा है $1 अप्रोक्सीमेटली है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 75 रुपीज। ठीक है, $1 इज इक्वल टू 75, मीन्स मुझे $1 खरीदने के लिए 75 रुपीज जो है उनको देने पड़ेंगे। अब ये एक्सचेंज रेट डिटरमिन कैसे हुआ? कैसे डिटरमिन हुआ कि मुझे 75 ही देने हैं, कम ज्यादा नहीं? दिस मार्केट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, कोई मीटिंग प्लेस नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये किससे अकॉर्डिंग होती है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड सप्लाई से ये डिटरमिन होता है एक्सचेंज रेट। बट उससे पहले टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट मार्केट बताती हूँ, सॉरी मैं मैसेज छूट रहा था। स्पॉट एक्सचेंज मार्केट, जहां पे ऑन द स्पॉट, दैट मींस राइट नाउ अगर मुझे बाइंग एंड सेलिंग करनी है उस टाइम पे जो भी कैश सेटलमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज दिस स्पॉट मार्केट। मींस मुझे अभी अगर यूएस डॉलर चाहिए तो मैं इसी टाइम पे फॉरेन करेंसी की बाइंग करूंगी एट द इमीडिएट, एंड इट्स लाइक इमीडिएटली डिलीवर। आपने
एग्जाम्पल बताऊं तो आपने कोई मार्केट, अगर आप जैसे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो वो कहता है ना 30 मिनट्स में डिलीवरी दे रहा हूँ, ठीक है, और एक आप शॉप में जाके लेके आ रहे हो तो इमीडिएट डिलीवरी ले रहे हो, सो दिस मेक्स द डिफरेंस, ठीक है। देन वी आर हैविंग अ फॉरवर्ड मार्केट, इसमें एक फ्यूचर टाइम पीरियड में सेल परचेज होती है। मीन्स आपने जैसे ऑनलाइन ऑर्डर किया कि अभी ऑर्डर किया, मुझे 5 बजे डिलीवरी चाहिए, मुझे कल डिलीवरी चाहिए, प्री बुकिंग स्लॉट्स लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, मे बी दे आर ट्रेडिंग आफ्टर सम like month or in some weeks, etc. Then we are having swap transactions. This is a of conversion of one currency to another at one point in time. ओरिजिनल करेंसी की जो भी स्पेसिफाइड डेट है उसी में करना है। द रेट्स आर नोटेड इन द एडवांस, ठीक है। यहाँ पे जो बैंक्स है दे आर मीटिंग द फॉरेन एक्सचेंज नीड्स फॉर द ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। नाउ देयर इज वन मोर मार्केट, दैट इज द फ्यूचर मार्केट। the options deliveries future markets means आज हमने बाइंग कर ली but we will say that agreed to pay in some future currency in some future time period means आज मैंने ट्रांजैक्शंस की, जैसे मैंने इंपोर्ट खरीदे, मैंने कहा यार तुम मुझे प्रोडक्ट दे दो, इस टाइम पीरियड में मैं डिलीवरी दे दूंगी, ठीक है, लाइक दैट। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। Exchange rate is determined according to the demand and supply of the market. This is the, and this is the demand and हमें कौन सा चाहिए था, डॉलर के। एक तरह से एक सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, ट्रीट यूएस डॉलर एज ए करेंसी, एज ए कमोडिटी, and you want to buy US dollar at a particular rate, उस रेट पे यूएस डॉलर को आपने बाय करना, ठीक है। जो भी रेट है, दिस इज लाइक अ प्राइस, जैसे माइक्रो में किया था ना, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी जो है प्राइस डिटरमिन करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी प्राइस जो है, ये आप प्रोडक्ट कौन सी बाय कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल डॉलर, सेल कौन सी कर रहे हो, डॉलर, राइट, और रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, आपकी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। So the equilibrium is determined according to the demand and supply of the currency. I hope you got it. Then we determine exchange rate as fixed exchange rate. Exchange rate. फिक्स एक्सचेंज रेट होता है कि जो एक्सचेंज रेट है ना वो फिक्स कर दिया जाता है फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये पहले चलता था। फिक्स मींस लाइक दिस, fixed doesn't means that it's exactly fixed, but it can float within a specified limit. ये लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, एंड इसी लिमिट में फिक्स एक्सचेंज रेट जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कंडीशंस जो है वो फ्लक्चुएट करता है। Is your fixed exchange rate.
ये ज्यादातर गोल्ड स्टैंडर्ड में हुआ करता था, जब हम गोल्ड में बेसिकली एक्सचेंज रेट डिटरमिन करते थे। फिक्स एक्सचेंज रेट का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है कि इट्स अ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रीली वर्क करती है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पॉलिसी टू बी वर्क। एंड इन्वेस्टर्स को भी पता है कि उनको किस प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबल होनी है, किस प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करनी है, तो वो बहुत इजीली बाइंग एंड सेलिंग कर पा रहे थे इस प्रोडक्ट्स मींस प्रोडक्ट्स की। देन इसका और एक बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स, यहाँ पे जो बेसिकली गवर्नमेंट है, दे कैन मेक पॉलिसीज वेरी इजीली, बिकॉज उनको पता है कि जो एक्सचेंज रेट है दैट विल नॉट फ्लक्चुएट बिफोर बियॉन्ड द लिमिट्स। ठीक है। इसका सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक करेंसी की वैल्यू को अंडर वैल्यूड रखता है या ओवर वैल्यूड रखता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूएशन टाइम टू टाइम पीरियड में चेंज होती रहती है, जो कि ये कंसिडर नहीं कर। सेकेंड मेजर ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे जो फॉर इन्वेस्टर्स है, अब उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, उनके लिए एक तरह से एक फिक्स्ड ही प्राइस है, तो वो फिक्स प्राइस में ही काम करते, तो उनको ज्यादा जो है वो प्रॉफिट वगैरह नहीं हो। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट, जैसे कि हमारी डिमांड चेंज हुई, जैसे हमारी सप्लाई चेंज हुई, एग्रीगेट डिमांड चेंज हुई, एग्रीगेट सप्लाई चेंज हुई, प्राइस इंस्टेबिलिटी हुई इकोनॉमी के अंदर, या हमारी इकोनॉमी इंप्रूव करगी एक पोजीशन से, इकोनॉमी ग्रो करगी एक पोजीशन पे, तो उस केस में भी हमारा एक्सचेंज रेट फिक्स करता है, जबकि वो हमारी करेंसी अप्रिशिएट करनी चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ दैट आवर करेंसी वैल्यू विल रिमेन फिक्स। So these were the advantages and the disadvantages of the fixed exchange rate. Then we are having a flexible exchange rate system. Flexible exchange rate system जो कि demand and supply से change होता रहता है, and where the exchange rate is determined according to the market condition. उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छे से वर्क करती है। जैसे ही हमारी इकोनॉमी में कोई इंस्टेबिलिटी आई, कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आई, बैलेंस ऑफ ट्रेड की प्रॉब्लम आई, तो वो इमीडिएटली उसको जो है वो करेक्ट कर दी, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो वो फिक्स एक्सचेंज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, वो जो है एक इंपोर्टर्स को या एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करता है टू वर्क मोर, क्योंकि उनको पता है समटाइम्स दे इज लाइक कि अभी एक्सचेंज रेट ये है तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। समटाइम्स द प्रॉफिट जो है थोड़ा कम भी हो सकता है, बट वो फिर वो इन दैट केस वो जो है वो वेट कर लेते हैं प्रॉफिट ज्यादा और कम के लिए, राइट। एंड आफ्टर दिस पॉइंट आप एक तरह से सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक क्या है, ऑफ कोर्स टू दी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है, क्योंकि कंज्यूमर्स को जो है इसमें अफेक्ट पड़ता है, कंज्यूमर्स को दे हैव टू पे मोर प्राइसेस, राइट। तो इन दैट केस दिस विल बी अफेक्टेड, एंड ऑल्सो they don't know what will be the future price। आज की मुझे प्राइस पता है, कल का नहीं पता, क्योंकि अगर मुझे फॉरेन से कमोडिटी मंगानी तो एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करती है, तो उस केस में हमें कुछ भी अफेक्ट नहीं पता, ठीक है। देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट टर्म, दैट इज द रियल वर्सेस नॉमिनल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट जहां पे हम आपको पता है लास्ट सेमेस्टर में भी हमने किया था कि रियल और नॉमिनल में डिफरेंस क्या होता है। जब हम इन्फ्लेशन अफेक्ट रियल में नॉमिनल में से निकाल देते हैं, देन वी विल गेट द रियल एक्सचेंज रेट। सपोज द रुपी वाज ट्रेडिंग $42, ठीक है। अगर हम लेट्स सपोज की ट्रेडिंग क्या है 42 पर डॉलर इन 2009,
कौन से ईयर की बात है? इन 2009। नाउ उस टाइम पे एंड इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है 10% और यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है 5%। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का इन्फ्लेशन है 10%, यूएस इकोनॉमी का इन्फ्लेशन है 5%, देन द मॉडल विल बी दैट इंडियन रुपी डेप्रिशिएट बाय 10%, सॉरी 5%, क्योंकि देखो 10% माइनस 5% विच इज इक्वल्स टू 5%, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो इंडियन रुपी शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय द 5%, सो that means $1 should be equals to 42 rupees instead of the 40 rupees. This is the real exchange rate. The real exchange rate जो है that makes some adjustments in the foreign market. That makes adjustments in the foreign market. So this makes adjustments in the foreign market. So that's why the real exchange rate जो है वो effective होता है. There is one more term is that called as the effective exchange rate. Effective exchange rate क्या होता है कि जिसमें basically देखो to be very simple terms में एक हम कमोडिटी इंडिया में प्रोड्यूस करें, उसका रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, तो उसमें उन्होंने 1% टैरिफ लगाया फॉर एग्जांपल. एक्सचेंज रेट, मार्केट एक्सचेंज रेट बेसिकली तो effective exchange rate comparing the values of two currencies against each other. That means when we trading partner के साथ, जैसे इंडिया और यूएस के साथ है, तो we are actually weighted the commodity prices, pricing के साथ compare करके we try to find out the what will be the effective exchange rate. अब इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं? सबसे एक होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी, वो होता है कि वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए, वैसे वो फ्लेक्सिबल होता है एंड थोड़े टाइम पीरियड के लिए वो फिक्स भी किया जाता है, मींस दोनों. फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोथ एडजस्ट भी हो सकता है. ठीक है, एंड समटाइम्स द रियल वर्सेस नॉमिनल एक्सचेंज रेट. शॉर्ट क्वेश्चन में नॉमिनल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो है ही है डेफिनेट. ठीक है, सो ये था आपका यूनिट 4 ऑफ योर सिलेबस, राइट. सो यूनिट 4 ऑफ योर सिलेबस इज रिलेटेड विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. यूनिट 1 है ISLM का. Unit 2 है GDP and price level in the short run and the long run, and Unit 3 है inflation and unemployment जो हमने last class में complete किया था, जिसमें Phillips curve and inflation किया. ठीक है, so Unit 4 की मैंने revisions बता दी and जो उसमें से important questions थे वो भी आपको बता दिए. ठीक है, अब सबसे important जो units हैं आपके सिलेबस में वो हैं दो यूनिट्स. एक तो है SLM वाला एंड एक GDP इन दी शॉर्ट रन, एंड सेकंड है GDP इन रन एंड
ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट यूनिट हैं आपके सिलेबस के, ये बहुत ज्यादा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, राइट। और टू बी वेरी फ्रैंक, आपको क्वेश्चन आएंगे, आई थिंक अभी ऑफलाइन है तो 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। सो शॉर्ट रन, तो वी आर हैविंग 4 यूनिट, ईच यूनिट में से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट में से सिर्फ एक क्वेश्चन यूनिट 3 है आपका। एंड लास्ट है बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टुगेदर 3 to 3.5 क्वेश्चन हो सकते हैं, मीन्स एक हाफ क्वेश्चन हो सकता है। इसमें से 1 क्वेश्चन तो पक्का है, और इसमें से भी 1 क्वेश्चन पक्का। ठीक है, सो इसमें से 4 भी हो सकते हैं, 3 to 4। एक न्यूमेरिकल, ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करो। सारे यूनिट उतने ही इंपॉर्टेंट है, बट ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट तो आप बिल्कुल भी, जिसमें से एक छोटी सी चीज भी आप नहीं ड्रॉप करोगे। ठीक है, मैं एक एक करके रिवीजन कराऊंगी ना बेटा, सारे एक साथ नहीं होंगे। मैं अभी 2 चैप्टर आपको रिवाइज करवा चुकी हूँ, अभी ISLM पे हम आ रहे हैं। ठीक है, 1 by 1 ही रिवीजन होती है बच्चे, सारे एक साथ कैसे रिवाइज हो सकते हैं? वो तो सारे ही होंगे रिवीजन में। 3 दिन है हमारे पास, अभी आई थिंक 2 या 3 क्लासेस हो रहा है, तो सब रिवाइज हो जाएगा। मैं न्यूमेरिकल्स भी रिवाइज करा दूँ। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज दैट we will start one by one. I hope आपको पता लग गया कि आपको क्या पढ़ना है और कौन सा चैप्टर में ज्यादा पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट, अभी मैं इन्फ्लेशन वाला रिवाइज करा रही हूँ आपको। उसका रीजन ये है कि ये भी मैं अभी जितना टाइम बचा है इसमें मैं ये रिवीजन कंप्लीट करा सकती हूँ। एंड ISLM एंड GDP मैं नेक्स्ट 2 क्लासेस में रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, एंड आई होप कि आप सब नेक्स्ट 2 क्लासेस आए, सो दैट कि आपका ISLM का जो न्यूमेरिकल भी है वो भी दोबारा करा दूं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट यूनिट है। उसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, तो आप यू हैव टू मींस प्रिपेयर फॉर दैट। ये दोनों थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं, वो प्रैक्टिकल यूनिट है, सो यही बेसिकली डिफरेंस है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस राइज इन प्राइसेस ए पीरियड ऑफ टाइम। continuous rise in prices over a period of time. So means अगर पीरियड ऑफ टाइम जैसे आज इंक्रीज हुई है, कल डिक्रीज हुई है, या आज एक हफ्ता इंक्रीज हुई है, उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं, हम कॉन्टिन्यूस फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसमें हम कंसिडर कर रहे हैं बेसिकली, जिसमें हम प्रॉपर वी वर टॉकिंग अबाउट द पीरियड, जैसे कि हम ईयर की बात करते हैं या 1 मंथ की बात करते हैं। हम इन्फ्लेशन वीकली भी कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। What actually it determines? It determines the purchasing power of a person.
इट डिटरमिन्स द परचेसिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी। आप सबने सुना होगा, आपके घर वाले बोलते होंगे कि यार पहले तो 100 रुपए में बहुत कुछ आ जाता, अब तो कुछ आता ही नहीं। 100 रुपए की वैल्यू तो नहीं कम हुई, बट उसकी परचेसिंग पावर कम हो गई क्योंकि कमोडिटीज एक्सपेंसिव हो गई है। ठीक है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? दो कॉज है। वन इज डिमांड साइड इन्फ्लेशन, वन इज द सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। डिमांड साइड इन्फ्लेशन, व्हेन द डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस द सब इन्फ्लेशन इंक्रीज। अब डिमांड साइड इन्फ्लेशन हमें कैसे पता चलेगा? हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। ठीक है। अगर मैं डायग्रामेटिकली डिमांड साइड इन्फ्लेशन को ड्रॉ करूं तो दिस इज माय एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दिस इज माय एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड, नाउ जस्ट लुक एट हियर, दिस इज द ओरिजिनल क्वांटिटी आउटपुट, original prices. Now if demand increases, prices and output दोनों जो है increase कर गए, right? There is increase in prices and there is increase in the output. Fine. But ये तब तक हो सकता है जब तक आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई का पैरेलल हो जाता है वाई एक्सिस के। ठीक है। अगर इस केस में अगर आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता है तो ऑल द प्रेशर गोज टू द प्राइसेस ओनली, देयर विल बी नो इंक्रीज इन द आउटपुट, आउटपुट वही रहेगी, बट प्रेशर किस पे जाएगा? सिर्फ प्राइसेस पे। दिस इज द कॉल्ड एज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सेकेंड साइड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों होता है? जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है एंड डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर सप्लाई, अब इस प्राइस पे सप्लाई जो है वो कम हो गई। इनिशियली ये प्राइस थी इकोनॉमी में, दिस वाज द आउटपुट। ठीक है। नाउ कॉस्ट की वजह से एग्रीगेट सप्लाई का शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड्स। नाउ सी एट दिस प्राइस, अगर मैं डिमांड, अगर मेरा यही है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करते तो डिसइक्विलिब्रियम होता है। अब जो प्रोड्यूसर है वो ऑफर क्या कर रहा है? लेस क्वांटिटी। ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम प्राइस शुड इंक्रीज एंड आउटपुट डिक्रीज होगी, तभी हमारी इक्विलिब्रियम आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए, जिसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई लोगों की, उसकी वजह से उन्होंने प्राइसेस ऑफ दी कमोडिटीज जो है वो इंक्रीज कर दिए। ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। देन अनएम्प्लॉयमेंट, एक मिनट, आई थिंक बच्चे, मुस्कान, मैंने स्टडी मटेरियल मुझे पता है अभी कंप्लीट नहीं है एसओएल वाला, बट मैंने ग्रुप में सारा शेयर किया है मटेरियल, आप उसमें से पढ़ सकते हो। मैंने सारा बुक शेयर की, एक पूरी बुक भी शेयर करी है पिक्स लेके, एंड सेकेंडली मैंने जो स्टडी मटेरियल जो टॉपिक मिसिंग थे वहां पे उसके नोट्स भी प्रोवाइड किया आपको ग्रुप में। तो इफ I think Ansh is admin in that group. I am not sure who is admin. The one who is admin, बाकी मैं एक ही ग्रुप में हूँ तो मैंने उसी में शेयर किया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगी उस अंश से या जो भी है ग्रुप एडमिन, और जो पर्सन हु कैन वॉलंटियर फॉर दैट, सो बाकी ग्रुप्स में भी शेयर करूँ। ठीक है।
Otherwise you can take you can buy TRGN from the market. Principles of macroeconomics second ले लेना 5 that also. Unemployment means a person who is willing to work but he is not getting the work is called as the unemployed. ठीक है, एक अनएम्प्लॉयड रेट होता है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट होता है. अनएम्प्लॉयमेंट rate is equals to total number of the person, total number of the unemployed person divided by total labor force. Total number of the unemployed person divided by the labor force. ठीक है, this is called as the unemployment rate. Types of unemployment एक important question है, पूछा जा सकता है. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ द इकोनॉमी की वजह से जब अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जो वर्किंग एक जैसे डायनामिक प्रोसेस में काम करते हैं ना, एक जगह से जॉब लीव कर दी, दूसरी जगह पे जॉब लेनी है, तो उसमें जो टाइम पीरियड है वो होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है ड्यू टू बिजनेस साइकिल्स, रिसेशन की वजह से जब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट आती है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है, जैसे कि जब सीजन होता है तो पर्सन्स को एम्प्लॉय कर लेते हैं, ऑफ सीजन में वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एक पर्सन एक जॉब कर सकता है. जैसे अगर मैंने एक पीस ऑफ लैंड पे 2 पर्सन्स को एम्प्लॉय किया, वो मुझे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे पा रहे हैं वीकली, बट वहां पे मैंने 5 वर्कर्स एम्प्लॉय किए, तब भी मेरे पास 100 यूनिट्स वर्कर 100 यूनिट्स ही प्रोडक्शन आ रही है. तो जो मेरी एक्स्ट्रा 3 लेबर है वो क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड. देन वी हैव अंडर एम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चर then we are having a underemployed, जो पर्सन फॉर एग्जांपल हाई MBA है और वो उसको ऑफिसर लेवल की जॉब मिलनी चाहिए, बट वो क्लर्कियल जॉब कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, दैट इज कॉल्ड एज द underemployed. ठीक है, बिल्कुल 20 मार्क्स का आ सकता है न्यूमेरिकल. मुस्कान, आप ये आकाश ने लिंक शेयर किया मेरे पास ग्रुप का, तो मैंने शेयर कर दिया आपको, अब ऐड हो सकते हो. तो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द वेज स्टिकीनेस. जैसे ही फॉर एग्जांपल अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कि अगर वेज रेट फ्लेक्सिबल हो, अब यहाँ पे मैं माइक्रो का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर रही हूँ, जहाँ पे डिमांड फॉर लेबर, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा हुआ है, ये सप्लाई ऑफ लेबर है जब हमने लेबर मार्केट किया था, एंड दिस इज लेट इट बी, दिस इज द डिमांड फॉर. अब देखो यहाँ पे वेज जो है, वेज रेट डिटरमिन हो गया. अब डिमांड फॉर लेबर कम हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है, बट वेज स्टिकीनेस की वजह से देयर इज यहाँ पे कितने पर्सन्स अनएम्प्लॉयड है. These persons are unemployed. ठीक है, अब ये वेज रेट डिक्रीज कर दे
अगर वेज रेट यहाँ पे आ जाए तो ये पर्सन एम्प्लॉयड हो जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, ज्यादा लोग एम्प्लॉय हो जाए, बट देयर इज ए वेज रेट स्टिकीनेस, तो बिकॉज ऑफ द यू कैन से द ट्रेड यूनियन, तो उसकी वजह से ये जो है अफेक्ट करता है, अनएम्प्लॉयड ज्यादा, ठीक है। देन है इन्फ्लेशन फिलिप्स का, जो क्या शो करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड प्राइस लेवल के साथ, वो कहता है जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो कह रहा है जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होती है अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होती है, जैसे प्राइसेस कम होती है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। सो दिस इज व्हाट द फिलिप्स कर्व इज। लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व बेसिकली पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, क्योंकि ज्यादातर जो है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है मोर और लेस कांस्टेंट रहती है, दैट मींस दे हार्डली चेंजेस विद द चेंज इन द बिहेवियर, क्योंकि वहां पे हम जो क्लासिकल वी आर एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इस चैप्टर में से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, एंड क्या इन्फ्लेशन बैड है इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन बता दोगे, कॉजेज बता दोगे, कुछ इन्फ्लेशन तो बैड है, बट कुछ इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली बैड नहीं है, क्योंकि 2% इंक्रीज कुछ प्रोड्यूसर्स को भी इंक्रीज करने के लिए चाहिए, बेसिकली प्रोड्यूसर्स को भी इंक्रीज करने के लिए, वो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए थोड़ा प्रॉफिट बेसिकली चाहिए, सो दैट्स व्हाई थोड़ा प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए देयर इज सम इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। Then distinguish between difference between demand pull inflation and cost push inflation. कौन सा ज्यादा हार्मफुल है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ज्यादा हार्मफुल है, बिकॉज उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है। फिलिप्स कर्व क्या है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व क्या है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या है। So what is the trade-off between the inflation and the unemployment rate? This is also the equation of the Phillips curve. So they can ask you, they might can ask you why trade-off, why there is a trade-off between the inflation and unemployment. किसने बोला है कि inflation and unemployment में trade-off है? Their reason they given, किसने बोला? Phillips ने, ठीक है। Any question guys? मैंने आपके जो लास्ट 2 यूनिट्स है मैंने उनको क्विक रिकैप दे दिया है। फर्स्ट 2 यूनिट्स को मैं थोड़ा क्विक रिकैप नहीं दूंगी, उनको थोड़ा मैं अच्छे से बताऊंगी, इसीलिए मैंने आज ये दोनों यूनिट्स का एक क्विक रिकैप आपको दे दिया। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग? मुस्कान अभी आप चेक कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट दैट। एनी क्वेश्चन गाइस?
नेक्स्ट ISLM. चैप्टर ISLM रिवाइज कराऊंगी कल नेक्स्ट क्लास में. मींस एनी क्वेश्चन? बच्चे मैं हिंदी के लिए आज जाके देखती हूँ, कोई कुछ कोशिश करती हूँ. बट आप TR जैन की बुक ले सकते हो, वो अवेलेबल है मार्केट में इन हिंदी मीडियम. प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 है. ठीक है. बेटा मैं तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ. मैं नेक्स्ट क्लास में ISLM कभी कराने वाली हूँ, तो आप नेक्स्ट क्लास में प्लीज जुड़ जाना, क्योंकि मैं रिवीजन ही उसी चैप्टर की कराऊंगी, तो मैं आपकी क्वेरी भी उसी दिन ले लूंगी. ठीक है. Okay guys, then bye, take care, have a nice day.